अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम आज के दिन जो लेक्चर नंबर 19 है हमारे, इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, जैसे आपको पता है ना, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर, हम इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपको अरेंजमेंट समझानी इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हुई हुई है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। उसके लिए आपको कुछ टेबल मेरे साथ समझ के याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको टेबल बनाना सीखना, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाएंगे। आप निकाल लीजिए एक पेंसिल, निकाल लीजिए एक पेन, कुछ भी निकाल लें, और साथ में कॉपी। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। जैसे 1s लिखें, फिर 1s के नीचे लिखें 2s, फिर लिखें आप 3s, और फिर उसके बाद 3s के नीचे लिखें 4s, फिर लिखें 5s, फिर लिखते हैं 6s और फिर 7s। ठीक है, लिख लिया? बेहतरीन। अब पहली लाइन छोड़ के लिखते हैं 2p, फिर दोबारा लिखें 3p, फिर लिखें 4p, फिर लिखें 5p, फिर लिखें 6p, और फिर लिखें 7p। फिर पहली लाइन छोड़ के आप लिखें 3d, 3d के बाद लिखें 4d, फिर उसके बाद लिखें आप 5d, फिर लिखें 6d, और फिर लिखें 7d। ठीक है, फिर पहली लाइन छोड़े, पहली लाइन छोड़ने के बाद आप लिखें 4f, फिर लिखें 5f, फिर आप लिखें 6f, फिर उसके बाद आप लिखें 7f। ठीक है, ये आपने इस तरह से लिख लिया। अब आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है, SPDF जो है वो सब शेल्स हैं। S में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और D में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, F में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब देखें, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। तो आपने सबसे पहले पहला एलिमेंट लेना है, लेट्स से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Z=1, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? आपने एक डायगोनल बनाना है, उस डायगोनल के अंदर आपने देखा कि भाई 1s सबसे पहले आ रहा है, तो आपने लिखा 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। s में 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं। अब अगला आता है हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने अगेन 1s लिखा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब आते हैं हीलियम के बाद अगला जो हमारे पास एलिमेंट है, वो एलिमेंट है हमारे पास लिथियम। लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले तो आप 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 ही आएंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे कहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? फिर आप एक दोबारा एक और डायगोनल बनाए, अगला डायगोनल में आ रहा है 2s, तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो आप डाल दें 2s में, 2s में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब आ जाए जरा बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले तो आप 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल दें 2s के अंदर, 2s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब आते हैं बेरिलियम के बाद आ जाते हैं, जरा हम बात करेंगे बोरॉन की। बोरॉन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले तो 1s में डालें 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालें, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डालें, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 चले गए। अब एक बचा, s में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो अब एक और डायगोनल बना दे। अब इस डायगोनल के अंदर पहले आ रहा है 2p, तो 2p को फिलअप करें। 2p में पहले आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बोरॉन के बाद आएगा कार्बन। कार्बन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1s में 2, फिर आ जाएंगे 2s में 2, फिर आ जाएगा किसमें? 2p में। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 और 2 4, 4 और के बाद अब 6 में से 4 चलेगा, 2 बचे, तो 2p में चले जाएंगे 2। p में 6 तक आ सकते हैं, याद रखिएगा। अब कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद 7 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ वैसे ही रहेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब कुछ वैसे ही चलेगा। 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 चले गए, 4 बचे, तो p में आ जाएंगे 4। p में 6 तक आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम फ्लोरीन की बात करेंगे, तो फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर होता है 9, सब कुछ वैसे ही चलेगा। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2p में चलेगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा वो आएगा नियॉन। नियॉन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखिए ऐसे ही चलेगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में
2 इलेक्ट्रॉन। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 5 थे पहले, अब 2p में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2p में कितने जा सकते हैं, p में 6 तक जा सकते हैं, तो 2p में चलेगा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी अभी शुरू के 10 एलिमेंट्स की। अब देखें, अगर मैं 11 एलिमेंट्स की बात करूंगा, 11वें एलिमेंट की बात करूंगा, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए। एक सेकेंड, आपने लिख तो लिया होगा यकीनन अभी तक सब कुछ। तो देखें, अब मैं आता हूँ 11वें एलिमेंट पे, z इक्वल्स टू 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, यहाँ पे z इक्वल्स टू 11 जो एटॉमिक नंबर है बेसिकली ये है सोडियम का, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज रहेगी है, ये बार बार नहीं लिखूंगा। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन के बाद अगला जो बारी आएगी ऑर्बिटल की वो आएगा 3s। 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 जा चुके, एक बचा वो 3s1 में आ गया। फिर z इक्वल्स टू 12 जो है वो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगी, लेकिन 3s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट। फिर z इक्वल्स टू 13 जो है वो है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ तक सब कुछ चलेगा सेम, 1s2 2s2 2p6। 3s2 में 12 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 3s2 के बाद एक और डायगोनल बना है जिसमें आप डालेंगे 3p, तो 3p में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह z इक्वल्स टू 14 जो है वो है सिलिकॉन का, सब कुछ सेम चलेगा स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन 3s2 में 12 होगा, 3p में 2 आ जाएंगे तो हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। z इक्वल्स टू 15 जो है वो है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम चलेगी, 3s2 बस 3p में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस तरह से इसके पास हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। 16 में यहाँ पे आ जाएगा 3p4, 17 में यहाँ पर आ जाएगा 3p5 और 18 में यहाँ पर आ जाएगा 3p6। सही है, सब कुछ सेम चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब 19 पे क्या होगा, 19 पे जरा समझते हैं। 19 हमारे लिए चेंज हो सकता है। अब 19 में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू 19 है, z इक्वल्स टू 19 जो होता है वो पोटेशियम का होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 अपनी जगह पे, 2s2 अपनी जगह पे, 2p6 अपनी जगह पे, 3s2 अपनी जगह पे, 3p6 अपनी जगह पे। यहाँ तक हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे। 3p6 के बाद अगला नंबर जो है वो है 4s का, तो यहाँ पे आएगा 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन। जो z इक्वल्स टू 20 है वो 20 एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का, तो उसके अंदर सब कुछ सेम चलेगा। बस आखिर में पहुंच के 3p6 के बाद ये हो जाएगा 4s2, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा, बस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह 20 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बात करते हैं जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस जानते हैं शेल और सबशेल के दरमियान में। एग्जांपल्स है, शेल जो होता है वो बेसिकली एक वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट है न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है ये कहलाते हैं शेल्स। ये 2 डायमेंशनल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन सपोज किया जाता है कि रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक ऑर्बिटल या जो सबशेल होता है ये 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, यानी इस शेल के अंदर भी कुछ अलग अलग हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेसेस हैं, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस है वो 90 to 95% होते हैं, यानी सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर हम शेल की बात करें तो ये वन डायमेंशनल होता है, सॉरी ये वन डायमेंशनल होता है, वन डायमेंशनल होता है, और ये इसका जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन के अंदर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस की सराउंडिंग में अलग अलग तरीकों से। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट है इसका कुछ लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर से। अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट का लेना देना है इसको, ये फॉलो करता है वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सारे ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की बात करें तो उनकी शेप्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, जो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है वो बेसिकली सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल। अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर कैसे निकाले जाते हैं, वो फॉर्मूला होता है 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है, एक एटम है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है एम शेल के अंदर, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आप लिख लें। के शेल में 2 आ गए, एल शेल में 8 आए, एम शेल में 5 आए, तो टोटल मिला के 2 + 8 + 5 टोटल मिला के हो गया ये 15। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15, इस तरह से ये निकाला गया। ठीक है, इसकी सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। एलिमेंट का नाम होगा फॉस्फोरस, पीछे आप करके वीडियो को देख सकते हैं।
अच्छा, आइसोटोप्स क्या हम ने फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करना है। आइसोटोप्स है एक ही एलिमेंट के एटम्स, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो तो उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। इसकी एग्जांपल्स है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में आपको बता देता हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो प्रोटियम है उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, इसका सिंबल होता है H11 या P11। ड्यूटेरियम जो होता है इसका सिंबल होता है H12 या D12। इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर 2 है। और हमारे पास जो ड्यूटेरियम पाया जाता है वो बेसिकली ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जितना पाया जाता है, अगर 7000 एटम्स पाए जाएंगे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के तो उसमें से एक होगा ड्यूटेरियम का। अब बात करते हैं ट्राइटियम की। जो ट्राइटियम है इसका सिंबल होता है H13 या T13। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर इसका 3 है, लेकिन ये काफी रेयर आइसोटोप है, हाइड्रोजन का पाया नहीं जाता। अब हमने आइसोटोप्स बताने किसके, ऑक्सीजन के, यूरेनियम के और कार्बन के। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, इसका एटॉमिक मास होता है 16। दूसरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन है 9, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 17। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन का एक और आइसोटोप है जिसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन है 10, इसका मास नंबर है 18। यूरेनियम के आइसोटोप्स की बात करें तो उसके भी 3 आइसोटोप है, 92 इलेक्ट्रॉन 92 प्रोटॉन लेकिन 142 न्यूट्रॉन, इसका मास नंबर है 234। अब आप देखें सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम चल रहे हैं लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं, जैसे 142 से 143 या 145, तो मास नंबर में चेंजिंग आएगी, 235 237 मास नंबर में चेंजिंग आएगी। सिमिलरली कार्बन कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, C12 C13 C14। अब तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम है और प्रोटॉन भी सेम है 6 लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है एक में 6 एक में 7 है एक में 8 है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। देखें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑलरेडी पहले कर चुके हैं तो अब यहाँ पे नहीं करेंगे। आइसोटोप्स जो होते हैं उसको हम फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए एज अ ट्रेसर यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए चीज़ों को यूज करते हैं। हम कैंसर जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए या उनकी डायग्नोसिस के लिए भी आइसोटोप्स को यूज करते हैं। आइसोटोप्स स्टूडेंट्स यहाँ पे दोबारा इसकी डेफिनेशन आगे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन इसका सवाल अलग से आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन टू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है क्लोरीन 1735 और एक है क्लोरीन 1737। तो हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक में एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 35 है, लेकिन दूसरे में एटॉमिक नंबर तो 17 है लेकिन मास नंबर है 37। जो 35 वाला एटॉमिक नंबर वाला है वो है 75% पाया जाता है, और 37% वाला 37 मास नंबर वाला आइसोटोप जो है वो 25% अबंडेंस में पाया जाता है नेचर के अंदर। अब यहाँ पे भी हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो कैसे सिमिलर है या डिफरेंट है एक दूसरे से। देखिए इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है 8 8 लेकिन इनके मास नंबर अलग अलग है 16 और 17। तो ये भी दोनों हम ऑक्सीजन के आइसोटोप्स कहेंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। और इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी क्योंकि मास नंबर में डिफरेंस है। तो ये दोनों आइसोटोप्स एक दूसरे के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन आइसोटोप्स की डेली लाइफ के अंदर लिखी हुई है, चार्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई सी 3 याद करना है बहुत है, ठीक है। जैसे फास्फोरस के बारे में बात करना है, फास्फोरस 32 या स्ट्रॉन्शियम 90 जो है वो रेडियोथेरेपी के अंदर यूज होता है स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए। कोबाल्ट 60 जो होता है वो भी रेडियोथेरेपी में यूज होता है बॉडी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए या पेनिट्रेटिंग पावर को रोकने के लिए। आयोडीन आइसोटोप्स भी रेडियोथेरेपी में यूज होता है। और डिटेस्टेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, जो नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड हो जाता है उसको उसकी उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, सही ना। इसमें से आप कोई से भी 3 याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, कोई से भी याद कर लें। कार्बन 14 याद कर लें, जो फॉसिल फ्यूल्स की डेटिंग के लिए उनको उनकी एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह कोई से भी आप देख लें जो आपको आसान लगता है। होप यू गेट द आंसर। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।